नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए मोहन यादव को कमान सौंप दी है। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में ये दूसरा मौका है जब मालवा क्षेत्र के नेता को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। इससे पहले देवास जिले से आने वाले कैलाश जोशी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव के नाम का ऐलान होते ही उज्जैन में उनके घर के बाहर पटाखे चले और लोग खुशी मनाते हुए नजर आए। नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। हम विकास के कारवां को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। मोहन जी, क्या बात हुई आपकी? पूर्व मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर आ पाए थे। अब हमने एक तरह से उनके नेतृत्व में मैंने शिक्षा मंत्री करके काम किया, टूरिज्म में काम किया, यूडीए में काम किया। जब पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा था, ऐसे में विकास के ऊंचाइयों तक ले गए। उनके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? आपके विकास के कामों को आगे बढ़ाना आपका मकसद। इतने सीनियर लोग हैं, सबको साधना एक चुनौती होगी। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आए थे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उनका यही कहना है कि जो विकास काम पिछली सरकार ने शुरू किए थे, बस उन्हीं को आगे बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और उसी को वो आगे ले जाएंगे। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाए। परमात्मा की मेहरबानी, पीर महाराज की कृपा, महाकाल बाबा पीर महाराज की कृपा से, बाबा की कृपा है। पीर महाराज में बाबा, उनकी सेवा मैं करता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र है ना, और आकांक्षा आपकी सिस्टर है जो साथ में बैठी हुई है। आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री बन गए? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत खुशी का माहौल है। जैसा आप सब देख रहे हैं पूरे परिवार में और पूरे जितने भी हमारे दोस्त यार, जितने भी हमारे परिजन हैं, सबके बीच में बहुत खुशी का माहौल है। क्योंकि आप उनके मोहन यादव जी की बेटियां हैं, तो आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को उज्जैन शहर में क्या करना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आपके पिताजी मुख्यमंत्री बन गए। ये उज्जैन के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है, पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री को होते तो उज्जैन के लिए क्या करना चाहिए उनको? अब करना चाहिए तो क्या, अब आप देखिए कि क्या होगा उज्जैन में, कहाँ से कहाँ उज्जैन जाने वाला है। जो पिछले 10 साल में उज्जैन में इतने सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, एयरपोर्ट, मेट्रो और रोपवे का और मेडिकल कॉलेज का, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना कुछ उज्जैन में हो सकता है। बहुत बधाई। नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। तो मध्य प्रदेश में सीएम के नाम के ऐलान ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि जिन नामों पर कयास लग रहे थे उन सब से हटकर ये नाम है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है मोहन यादव। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा होते हुए बीजेपी में आए, 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, 2011 से 13 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में भी विधायक चुने गए, 2 जुलाई 2020 को शिवराज सरकार में मंत्री बने, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे। मोहन यादव ने पीएचडी, एमबीए और एलएलबी की है। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के आगाज के साथ ही शिवराज सिंह चौहान का दौर खत्म हो गया है। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसकी बड़ी वजह शिवराज की लाडली बहना जैसी योजनाओं को माना गया। इसी के चलते कयास लगाए जा रहे थे इस बार सीएम का पद उन्हीं को मिलेगा, लेकिन सारी अटकलें गलत साबित हो गईं। 4 बार के मुख्यमंत्री और 18 साल तक सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही अब सबकी नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके नाम पर जो जारी सस्पेंस है वो मंगलवार को खत्म हो सकता है। जयपुर में मंगलवार शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इससे पहले विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी की जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी के साथ ही कई नाम चल रहे हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राजनाथ सिंह मंगलवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 370 अब अतीत बन चुका है। बीते 4 वर्षों में देखें तो कश्मीर में काफी कुछ बदला है और अब वहां के लोग राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक यहां विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। Whether the entire Constitution of India could have been applied to the state of Jammu and Kashmir in exercise of the power under Article 370. अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला वैध ठहराए जाने के बाद श्रीनगर में शांति का माहौल बना रहा। ये इस बात का इशारा है कि बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर काफी कुछ बदला है। केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती रही है। केंद्र के मुताबिक वहां आतंकी वारदातों में लगभग 69% कमी आई है। 5 अगस्त 2019 के 4 साल पहले तक जहां 770 आतंकी वारदातें हुईं, वहीं 4 साल बाद सिर्फ 455 घटनाएं हुईं। पत्थरबाजी में लगभग 70% कमी आई है। 2023 में ना कोई पत्थरबाजी की वारदात हुई और ना ही कोई हड़ताल की कॉल दी गई। इसके अलावा राज्य में पर्यटन में खासा उछाल आया है। पर्यटन को लेकर G20 की बैठक वहां हुई। इस साल नवंबर तक 2 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं। जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात फिर से दोहराई। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तरफ कश्मीर में केंद्र सरकार के खुशहाली के दावे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं में मायूसी की वहां राजनीतिक प्रक्रिया रुकी रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश देकर एक नई उम्मीद पैदा की है। हालांकि जम्मू कश्मीर के नेताओं के कई मलाल हैं। उनमें से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नजरबंदी झेलनी पड़ी। राज्य में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। अब ताज़ा फैसले के बाद वो मायूस हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का फैसला भी बरकरार है। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को गारंटी दिया कि धारा 370 हटाना, और हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है देश का अभिन्न अंग पहले था, है और रहेगा, उसको और मजबूत तरीके से इस देश के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। तो अब सबको राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। धारा 370 को लेकर वैसे भी जम्मू कश्मीर में ज्यादा ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन चुनावों को लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी है कि अगले 8 महीनों में वहां पे चुनाव करवा दिए जाने चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में वहां पर राजनीतिक हलचल और ज्यादा देखने को मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब अगली खबर गुरुग्राम से, जहां 13 साल की एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, बच्ची की पिटाई की गई, उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। बच्ची का इलाज चल रहा है। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, बिस्तर, बाथरूम, कुत्ते को खाना। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती है 13 साल की वो बच्ची जिसने बीते 6 महीने में कई तरह की यातनाएं भुगती। 6 महीने से वो याद करती है कि उसे फर्श पर सुलाया गया, कुत्ते से कटवाया गया, हथौड़े और लोहे की रॉड से उसकी पिटाई की गई, उस पर तेजाब डाला गया, उसे भूखा रखा गया और उसका अश्लील वीडियो तक बनाया गया। सुलाते कहाँ पे थे वो? फर्श के नीचे।
अब ठंड में ओढ़ने के लिए देते थे आपको? नहीं। पिटाई कौन करता था आपको? 3 जने मारते थे, एक औरत 2 लड़के। कौन थे वो 2 लड़के? 2 लड़के उसके बेटे थे। ईसु मोहित नाम है और औरत के नाम शशि शर्मा है। और बोलते क्या थे आपको? बहुत गंदे गंदे गाली देते थे। तो कहाँ पे चोट मारी थी आपको? किस चीज से पीटते थे आपको? रोड से और हथौड़े से, हर चीज से मुझे पीटा था। क्या बोलते थे आपसे? अगर बाप तुमने किसी को बदलाया चांद से मरवा देंगी तुझे, अब छोटे में उठाएंगे न चुबाएंगे देर से। बच्ची का परिवार गरीब है। परिवार ने इस बच्ची को गुड़गांव के सेक्टर 57 में शशि शर्मा नाम की महिला के घर घरेलू कामकाज के लिए भेजा था। उसे 9,000 रुपए महीने मिलने थे। शुरू के 2 महीने तक पैसे गए, लेकिन उसके बाद ना पैसे दिए गए, ना बेटी से मिलने दिया गया। बच्चे काम कर रहा था स्कूटी में, 4 महीने से बात नहीं करने दिया, मोबाइल से बात कराता था, कुछ नहीं कराता था। बच्चे को डराता था, मारपीट करता था। हमको भी धमकाया, तू आएगा तो तुमको भी मार दूंगा। मैं डर से मारे नहीं आ जाता था। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 51 महिला पुलिस थाने में नाबालिग पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बच्ची का गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित लड़की और उसके परिवार द्वारा लगाए आरोप काफी गंभीर हैं। हालांकि इस मामले की जांच कर रही गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही वो इस मामले में कोई बयान दे पाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और प्याज एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के अचानक ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। नासिक में किसान आंदोलन के साथ एनसीपी मुखिया शरद पवार भी जुड़े, रास्ता रोको आंदोलन किया और कहा कि बिना आंदोलन केंद्र सरकार की नींद नहीं खुलती। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। किसानों के साथ शरद पवार भी रास्ता रोको में शामिल हुए। प्याज के निर्यात पर अगले 31 मार्च तक रोक से किसान गुस्से में हैं। सरकार के फैसले का नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। प्याज की कीमत करीब 40% घट गई है। किसानों की अवस्था बहुत गंभीर है, कीमतें नीचे आ गई। उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है इसमें 50% में उनको कीमत मिल नहीं रही। और दूसरी तरफ यहाँ बारिश ऐसे समय पर हुआ कि इससे भी नुकसान किसानों का हो गए। किसानों को दोनों तरफ से एक जबरदस्त कीमत देने की नौबत आई है। इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलना चाहिए और वो रास्ता निकलने की जिम्मेदारी भारत सरकार, राज्य सरकार पर है। उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देते नहीं। इसीलिए हम सड़क पर आ गए, रास्ता रोका। हम चाहते हैं कि ये संदेश, इसकी रिएक्शन दिल्ली तक जाएगी और कुछ कलेक्टिव मेजर्स जल्दी से जल्दी करेंगे और किसानों को राहत देंगे। प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदी का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। रोक को फौरन हटाने की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। किसानों के तरफ इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्याज की समस्या भी खड़ी होगी, जो निर्यात थी उसके ऊपर निर्यात बंदी लगा दी। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके ऊपर भी सरकार के ध्यान। यही पार्टी ने किसान भाइयों का हम लोग 1.5 गुना
कीमत करेंगे, जो खर्चा होता है उससे 1.5 गुना हम लोग उनको बढ़ा के डबल करेंगे। हाँ, डबल करेंगे। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये उस टाइम में उन्होंने जो 3 कानून लाए थे, उस टाइम जो किसान भाई भूख हड़ताल के लिए बैठे थे, 13 महीनों तक इन्होंने उनका भूख हड़ताल खत्म नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हम उस टाइम जो कानून है वो नया कानून लाएंगे, अभी तक लाया नहीं। ये झूठी सरकार है। निर्यात पर लगी रोक से पहले किसानों को 25 से 40 रुपए का भाव मिल रहा था, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद अब कीमतें 15 से 30 रुपए हो गई है। किसानों का कहना है कि पहले ही सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगाने की वजह से कीमतें गिर गई थी और अब इस नए ऐलान से कीमतें लगभग 40% घट गई है। पिछले 2 वर्षों में महाराष्ट्र में प्याज का रकबा घटा है। 2021-22 में 136 लाख हेक्टेयर पर प्याज हुआ, 2022-23 में घटकर 120 लाख हेक्टेयर पर रह गया। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सिर्फ 58 लाख हेक्टेयर पर ही प्याज का उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार का मानना है कि कीमतों को काबू में करने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है। हालांकि किसानों की नाराजगी को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही केंद्र सरकार से इस मसले पर बात करेंगे। ओनियन एक्सपोर्ट के बारे में मैंने खुद मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी से बात की हुई है। उनको यहाँ की परिस्थिति अवगत कराई है और उन्होंने भी कहा है इसमें ग्राहकों के साथ किसानों का भी नुकसान ना हो। केंद्र सरकार अब इस जुगत में लगी हुई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी महंगाई की मार से आम आदमी को राहत भी मिले और किसानों को नुकसान भी ना हो। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बीच का रास्ता क्या निकाल पाती है। नागपुर से विनय शुक्ला और अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर मुंबई से। मुंबई वासी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इससे निजात दिलाने के लिए 21 बेस्ट की बसों में एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं, पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कितने कारगर हैं। देखिए रिपोर्ट। बेस्ट की बसें अब हवा भी साफ करेंगी, इसी भरोसे से इन बसों में एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। अब तक 21 बेस्ट की बसों पर ये लग चुके हैं। पहले चरण में कुल 350 बसों पर मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगेंगे और आगे समीक्षा के बाद संख्या बढ़ाई जाएगी। अनोखा सिस्टम है, जैसे कि एक मूविंग व्हीकल के ऊपर लगाया गया है। हालांकि आप देखेंगे तो पहले कोई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके वजह से वो वही एरिया को कवर करता था। पर हमने अभी जो सिस्टम लगाया है उसके तहत बीएसटी की गाड़ियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं, जहाँ इंटरनल पार्ट में जाती है, वहाँ पर वो सिस्टम कार्यान्वित होने से एक अच्छा लोगों को हवा मिलने की चांसेस है। और एक बार ये 350 गाड़ियों पर लग जाएगा, उसके बाद में हम उसका समीक्षा करेंगे कि किस तरह काम कर रहा है। हम मुंबई के अनेक डिपो में पहुंचे और देखा कि एयर प्यूरिफायर किस तरह से बसों पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के अनेक डिपो में मौजूद हूं। पहले चरण में शुरुआत इसी डिपो से हुई है। 21 बसों पर एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। शुरुआत यहां से इसलिए हुई है क्योंकि आसपास की जो हवा है वो ज़्यादा ख़राब है, केमिकल पोल्यूशन की वजह से। इंडस्ट्रियल एरिया है और शुरुआत यहां से हुई है। एयर प्यूरिफायर लगा हुआ आप देख रहे हैं इस बस के ऊपर। खास बात यह कि इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग ड्राइवर को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक स्विच ऑन करके इसे ऑन किया जाता है। जब तक बस चलती है ये चलता रहता है और जब बस रुकती है ये रुक जाता है, तो ऑटोमेटिक है। और इस वक्त हमारे साथ सुपरवाइजर हैं विठल जाधव जी, उनसे बात करेंगे। सर, इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग लगती है क्या, या कैसे ऑन होता है बता सकें? खाली ये स्विच ऑन करने का, गाड़ी चालू होने के बाद ऑटोमेटिक जैसा गाड़ी चलेगा वो ऑटो सिस्टम लगा है उसमें जी। एयर प्यूरिफिकेशन वो सक्शन करता है, मतलब वो फिल्टर लगा है ना ऊपर, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिक हवा शुद्ध हो जाती है। इन दिनों मुंबई की AQI 260 से 300 के बीच है, यानी खराब श्रेणी में। ऐसे में सड़कों पर दौड़ती ये एयर प्यूरिफायर कितनी कारगर हैं? ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम प्रति घंटे 15,000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकते हैं। साथ ही 12 से 15 ग्राम पार्टिकुलेट मैटर को पकड़ने की भी क्षमता रखते हैं। कि हमने जो पहला निर्णय लिया है कि अनेक डिपो में, अगर अनेक डिपो का प्रीमाइसेस हम देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज है, वहाँ पर केमिकल, जैसे आपने कहा केमिकल या एयर पोल्यूशन ज़्यादा तरह से होता है, तो वहाँ की गाड़ियों पे लगने से वहाँ का एयर प्यूरिफायर होगा। कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार के आदेश पर BMC लगातार प्रदूषण पर काबू के लिए नई तरकीब निकाल रही है। ऐसे में अब मुंबई की आइकॉनिक बेस्ट की बसों का भी सहारा लिया जा रहा है। बेस्ट बस सेवा शहर के हर रूट पर चलती है। रोजाना करीब 50 लाख यात्री बेस्ट की बसों में सफर करते हैं। सबसे खास बात यह है कि एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑटोमेटिक है, यानी इसे चलाने के लिए ड्राइवर को खास ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। बस चलती रहेगी और हवा शुद्ध होती रहेगी।
मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर और प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।